हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th के हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस कर लिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट आपके हो चुके हैं। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपने पेंडिंग है। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एजम्पशंस वो तब होगी जब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पार्ट कर लेंगे। तो जो आपको इनिशियल टाइम पे ज़रूरत होती है वो मैंने आपको समझा दी है। आज हम लोग अकाउंट से कुछ टर्म्स करेंगे, उसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स यूज़ होने वाली है। तो आज का लेक्चर पूरा अकाउंटिंग टर्म्स का उसको समझना ध्यान से कि क्या क्या बिजनेस में हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड को देखेंगे तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग होता है जो हम लोग अकाउंट्स में डे टू डे हर रोज़ ये बातें यूज़ करेंगे। क्या एसेट्स होती हैं, क्या कुछ होता है। तो आज का लेक्चर हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का है। तो सर अकाउंटिंग टर्म्स में से आज हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे, मैं पहले वर्ड बोर्ड पर लिख देता हूँ। फर्स्ट हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे कि कैपिटल कुछ टर्म होती है। कैपिटल, कैपिटल के साथ साथ मैं एक टर्म यूज़ करूँगा आपके साथ ड्राइंग। ड्राइंग के साथ साथ एक वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग सेल। सेल के साथ सेल्स रिटर्न। परचेज, परचेज के साथ परचेज रिटर्न। सेल, परचेज, परचेज रिटर्न। टर्म्स यूज़ करेंगे हम लोग डेटर, टर्म यूज़ करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। ये कुछ एक टर्म्स है बेटा, इनको अच्छे तरीके से हम समझते हैं। उसके बाद फिर कुछ और रिसिप्ट वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला आपके लिए आज एक टर्म्स लिखी मैंने, इन सब को जैसे मैंने लिख दिया, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड ड्राइंग, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ये क्या होते हैं सर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इनमें से वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या ड्राइंग होती है, क्या कैपिटल होती है। तो बेटा एक एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। लो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है मिस्टर राम, अपन ले लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है राम, और राम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और ये उसका ये हो गया बिजनेसमैन, और ये से लगा लीजिए बिजनेस। तो बिजनेसमैन राम हो गया, और वो बिज़नेस करना किस चीज़ का चाहता है सर, मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ कि वो बिज़नेस करना चाहता है गारमेंट्स का। ओके सर, तो गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहता है, और ये बन गया अपने पास बिज़नेस। इसका मीनिंग है एक होता है बिज़नेस और एक होता है बिजनेसमैन। ये अपने पास हो गया बिजनेसमैन। ठीक है सर। अब बिजनेसमैन के माइंड में आइडिया चल रहे हैं कि अगर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ तो गारमेंट्स का काम करने के बाद मैं कुछ प्रॉफिट वगैरह कमा सकता हूँ, यानी कि मेरा इंटरेस्ट गारमेंट्स में ही है, और मुझे अगर लाइफ में कुछ आगे जाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो मेरे लिए गारमेंट्स की लाइन ही बनी हुई है, और मुझे इसके बारे में नॉलेज भी है। तो लास्ट फाइनली राम ने डिसाइड कर लिया कि मैं गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो राम के पास जो पैसे थे, और राम ने वो पैसा अपना बिजनेस में लगा दिया, और जब राम ने पैसा बिजनेस में लगाया तो जो बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में लगा दिया उसने 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने कर दी बिजनेस में। तो बिजनेसमैन जब पैसा बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस के पास पैसा आया तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन ने लगाया तो पैसा बिजनेसमैन अलग है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो बिजनेस में जो पैसा आया वो इस बंदे ने लगाया है, तो बिजनेस के लिए वो पैसा कैपिटल हो जाएगी। तो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है, इसने अपना पैसा बिजनेस में लगाया। बिजनेस कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, और वो 10 लाख राम ने मुझे दिए हैं। राम इस बिज़नेस का ओनर है। तो बिज़नेस कहता है कि जो पैसे मेरे पास आए हैं वो ओनर ने लगाए हैं,
अब बिजनेस बोलता है कि जो बिजनेस क्या बोल रहा है कि बिजनेस कहता है कि बिजनेसमैन ने जो पैसे लगाए हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल होगी। इसका मीनिंग है बिजनेस के पास आज 10 लाख रुपए आ चुके हैं और 10 लाख रुपए आए कहाँ से हैं, वो इसने लगाए हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, प्रोपराइटर ने पैसा लगा दिया तो उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है सर, इसका जो पैसा था अब वो बिजनेस में लग चुका है। बिजनेस में पैसे लगने के बाद अगर इसको बिजनेस से कुछ टाइम के बाद अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने घर के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसा बिजनेस से निकालता है। जैसे इसके पास जो था वो बिजनेस में लगा दिया, अब बिजनेस आगे हमारा चल रहा है और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, पैसा हम लोग कमा रहे हैं, तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ पैसा अपनी फैमिली के लिए निकालेगा, अपने लिए निकालेगा, अपनी वाइफ के लिए निकालेगा, अपने चिल्ड्रन के लिए निकालेगा, अपने पेरेंट्स के लिए निकालेगा। तो इसको अपनी फैमिली को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जो कुछ इसके पास था वो यहाँ लगा दिया। अब वो अपने बिजनेस से जो पैसा निकालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का मीनिंग होता है बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेना। यहाँ जब बिजनेसमैन यहाँ पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, यानी कि ये जब पैसा लगाता है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, और जब ये यहाँ से पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो पहला टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग होता है कि ये पैसा जो इसने लगा दिया बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो पैसा यहाँ से निकल के यहाँ चला गया उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर है? तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब तुम कहोगे सर बिजनेस ने 10 लाख रुपए ले लिए, अब बिजनेस करेगा क्या? तो बिजनेस को करना क्या है, बिजनेस आगे जाके क्या करेगा, परचेज। तो पहला पॉइंट है, मैंने वर्ड लिखा है परचेज। अब गारमेंट्स का काम कर रहा है वो, तो वो गारमेंट्स को परचेज करेगा। अब पॉइंट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है परचेज, तो मैं थोड़ा सा वहाँ लिख देता हूँ परचेज के बारे में कि यहाँ जगह थोड़ी कम है हमारे पास। हाँ जी, परचेज। अब बिजनेसमैन परचेज करेगा, तो परचेज क्या करना है? अब पॉइंट आता है कि परचेज किसको बोलेंगे हम लोग, तो मैं दो बात बोल रहा हूँ यहाँ पर। उसने क्या परचेज किया सर? उसने परचेज किया गारमेंट्स। गारमेंट्स परचेज करने के बाद क्या करेगा सर? वो गारमेंट्स को आगे जाके सेल करेगा। तो गारमेंट्स को परचेज करना और परचेज करने के बाद उसको सेल करना। बट सर गारमेंट्स के बिजनेस के लिए, गारमेंट्स को रखने के लिए कुछ और भी तो लेना पड़ेगा उसको। तो मैंने कहा मैं आपकी बात समझ गया, गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको अपनी दुकान में फर्नीचर भी परचेज करना पड़ेगा, उसको अपनी दुकान के लिए कोई मशीनरी भी खरीदनी पड़ सकती है, उसको अपनी दुकान के लिए कुछ एसी उसी भी खरीदने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी उसको खरीदनी है। अब वर्ड तो है परचेज, क्या परचेज करना है? परचेज गारमेंट्स परचेज करना है। अगर गारमेंट्स परचेज करता है तो उसका टारगेट इसको सेल करना है, सेल करना टारगेट है। और टारगेट सेल के साथ क्या है? प्रॉफिट कमाना टारगेट है, प्रॉफिट उसका टारगेट है, मोटिव है। अच्छा सर, परचेज तो वो स्टॉक भी, परचेज तो वो फर्नीचर भी करेगा, परचेज तो मशीनरी भी करेगा, और परचेज तो वो एसी वगैरह भी करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्या इनमें से जो तुमने वर्ड परचेज बोला है, इनमें से कौन सा टर्म ऐसी है जो परचेज करने का तुम सोल्ड करोगे, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो परचेज करने का तुम बेचोगे नहीं? आप कहोगे सर फर्नीचर तो हम लोगों ने अपनी दुकान में सामान रखने के लिए रखा है, और साथ में फर्नीचर इसलिए भी लगाया कि जो कस्टमर हमारे दुकान पे आते हैं, चेयर्स वगैरह, सोफा सेट वगैरह, उन पे आके वो बैठते हैं। ये हम लोगों को सोल्ड नहीं करना, हमने नहीं सोल्ड करना, रीसेल नहीं करना इसको। जो हमारे दुकान में ऑल्टर के लिए कोई मशीनरी वगैरह हमने परचेज कर ली, उसको खरीदना है, उसको हमें बेचना नहीं है। जो हमारे लिए हमारी दुकान पे 2-3 हम लोग एसी लगाएंगे, वो एसी हम लोगों ने इंस्टॉल्ड करवाने के बाद हमें उसको बेचना नहीं है। इसका मीनिंग है ये चीज़ें खरीदनी हैं बट सेल नहीं करनी, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। और इसका बेनिफिट मुझे काफ़ी टाइम तक मिलता रहेगा। आज जो मैंने फर्नीचर परचेज किया है सर, उसके लिए वर्ड तो मैं परचेज ही बोलूँगा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है। काम मैं कर रहा हूँ गारमेंट्स का, परचेज कर रहा हूँ मैं फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो फर्नीचर को मुझे सोल्ड नहीं करना, मशीनरी को खरीदने का इसको भी नहीं सोल्ड करना, एसी को खरीदने का इसको भी सोल्ड नहीं करना। तो इसका मतलब कि अगर आपने इनको खरीद लेना है और बेचना नहीं है तो इसको अकाउंटिंग में आप एसेट्स बोलोगे। इसका मीनिंग है आपने अगर इन चीज़ों को परचेज कर लिया तो ये आपके लिए एसेट्स बन जाएगी। और जो आपने परचेज किया गारमेंट्स, उस गारमेंट्स को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपका टारगेट है कि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, आए और बिक जाए, आए और बिक जाए, आए और बिक जाए, उससे आपको प्रॉफिट होता रहेगा। यानी कि ये इसमें आप डील कर रहे हो, इसमें डील नहीं कर रहे, ये कस्टमर के लिए, अपनी दुकान के लिए रख लिया आप लोगों ने। ओके सर, अब ये जो वर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग में गुड्स। इसका मीनिंग है आप परचेज क्या कर रहे हो। आप कहोगे सर मैं परचेज कर रहा हूँ वो चीज़
जो मुझे बेचनी है, तो मैंने कहा तो आप परचेज के लिए वर्ड यूज करें गुड्स। अगर अकाउंटिंग में टर्म्स आते गुड्स, इसका मीनिंग वो आपका खुद का बिजनेस है। गारमेंट्स के बिजनेस के लिए गारमेंट्स गुड्स हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले के लिए स्पेयर पार्ट गुड्स हैं, फर्नीचर का काम करने वाले फर्नीचर गुड्स हैं, एसी बेचने वाले के लिए एसी गुड्स हैं। यानी कि जिसमें तुम इन्वॉल्व हो चुके हो, जो तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी बन चुकी है, जिससे तुम्हें फायदा होना है, प्रॉफिट कमाना है, वो आपके लिए गुड्स हैं। तो इसका मीनिंग होता है परचेज क्या कर रहे हैं सर, मैंने कहा परचेज गुड्स कर रहे हैं। गुड्स वर्ड मैंने यूज कर लिया, इसका मीनिंग है खरीदना और उसको बेचना है। मैंने कहा सर मैंने एसेट्स परचेज किया है, इसका मीनिंग है तुम उसको रीसोल्ड नहीं करोगे, रीसेल नहीं करोगे। जब कभी खराब हो जाएगी तो आप उसको बेच सकते हो, जब वो काम करने लायक ना हो। तो अब अकाउंटिंग में एक टर्म्स आई अपने पास, वर्ड यूज किया मैंने, बिजनेस अब परचेज करेगा। सर क्या परचेज करेगा, सर गुड्स परचेज करेगा। तो यहां पर जो मैंने वर्ड यूज किया था, फर्स्ट वर्ड मेरा कैपिटल का था, सेकंड वर्ड मेरा ड्राइंग का था, थर्ड वर्ड मेरे पास यहां पर है परचेज। परचेज किसके लिए परचेज, बिजनेस कुछ सामान परचेज करेगा। परचेज का मीनिंग है वो जो वो खरीदने के बाद बेचेगा, यानी कि परचेज से मेरा मीनिंग गुड्स है। गुड्स का मीनिंग होता है गारमेंट्स से काम के लिए, गारमेंट्स गुड्स है, तो यहां पर वर्ड आ गया परचेज। तो बिजनेस में पैसा आया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए के सामान में से, 10 लाख रुपए कैश में से उसने कुछ सामान परचेज किया। से मान लो उसने परचेज किया 8 लाख रुपए का सामान परचेज कर लिया, एज्यूम कर रहा हूँ 8 लाख का परचेज कर लिया, 8 लाख का सामान उसने परचेज कर लिया, ये उसके लिए गुड्स है। अब जो सामान मैंने परचेज किया, अब तुम कहोगे सर परचेज कहाँ से करते हो, हमारी दुकान तो हिसार में है, तो आप कहाँ से परचेज करते हो। तो मैं परचेज करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि मुझे परचेज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, ये दिल्ली है, इस दिल्ली में से मैं परचेज करता हूँ। मैंने परचेज किया सामान, कितने का सामान परचेज किया मैंने, सर 8 लाख का परचेज किया। वो 8 लाख का सामान मैंने दिल्ली के अंदर ये दुकानें हैं, इन दुकानों पे जा जाके मैंने सामान परचेज किया। सर ठीक है, आप जब सामान परचेज कर लेते हो, उसको ऑर्डर लिखवा देते हो, उसने सामान आपको दे दिया, डिस्पैच कर दिया, अब हिसार आ चुका है वो सामान। सामान आने के बाद आपने उस सामान की पैकिंग को ओपन किया, अपने लड़के को लगा दिया, वर्कर को लगा दिया कि ये सामान जो आ गया, इस सामान को आप ओपन करो। जब वो सामान ओपन करने लगे, इन दुकानों से जो सामान अपने पास आ गया हिसार में, ये अपने पास बॉक्सेस आ गए हैं, ये बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस को आपने ओपन किया, ये सामान है इनके अंदर। अब मैंने अपने वर्कर को बोला कि मैंने कहा जल्दी से बेटा इनको खोलो और जहाँ जहाँ इसकी जगह है उसको लगाओ। तो उसने जब ये पैकेट खोलना स्टार्ट किया तो इनमें से ये 6 तरह के बॉक्सेस अपने पास आ चुके हैं। जब इन सामान को निकाला गया तो एक एक आइटम को हमने चेक किया, तो जब चेक किया तो उनमें से कुछ एक आइटम ऐसी आ चुकी है जो डिफेक्टिव आइटम आ चुकी है। डिफेक्टिव का मीनिंग है जैसे मान लो प्लास्टिक गुड्स का काम है या हमारा इस क्वेश्चन में गारमेंट्स का काम है, तो गारमेंट्स उसने खराब दे दिया, हमें डिफेक्टिव गारमेंट्स दे दिए। तो फिर उसी टाइम पर ये वर्कर मुझे बोलेंगे कि सर वो डिफेक्टिव गारमेंट्स आ चुके हैं। मैंने कहा इसे साइड में निकाल दो, अपन इसको वापस दे देंगे। आगे नेक्स्ट आ गया कि जो ये दुकानदार लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, इन लोगों को मैंने जो सामान का ऑर्डर लिखवाया था, उन्होंने सामान दिखाया तो कुछ और लास्ट में उनमें से कुछ एक सामान ऐसा आ गया जो उन्होंने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं भेजा मुझे, मीनिंग सैंपल तो कुछ और दिखाए और वो सामान मुझे दिया उसने कुछ और। तो नेक्स्ट आ गया नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, ये सामान उसने सैंपल के हिसाब से नहीं दिया, नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। जो सैंपल दिखा रहे थे वो दुकानदार, उससे मैं अट्रैक्ट हुआ, मैंने उनको ऑर्डर दे दिया, बट जब हिसार आके सामान चेक किया तो वो सामान ऑर्डर के अकॉर्डिंगली है ही नहीं। या तो उन्होंने कुछ सामान डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्टिव आते मैंने इन दुकानदारों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपने जो सामान दिया है वो एक तो सैंपल जो दिखाते हो वो आप नहीं भेजते और आपका सामान डिफेक्टिव है। तो वो कहते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, ख़राब आ गया तो आप वापस दे दीजिए। अब मैंने वर्ड यूज़ किया, मैंने तो परचेज किया था, इससे भी मैंने परचेज किया, इससे परचेज किया, इससे परचेज किया, सभी लोगों से मैं परचेज कर रहा हूँ। परचेज करने के बाद कुछ सामान ठीक नहीं आया और कुछ सामान तो ऐसा आया जब उसने कहा था कि मैं आपको इतने दिनों में दे दूंगा, वो इतने दिनों में दे ही नहीं पाए, कुछ टाइम पीरियड बढ़ गया। जो डिलीवरी थी वो डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाई, प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाई। जो टाइम था उस टाइम के बाद अपने को सामान मिल रहा है। जैसे मैंने कहा था कि ये सामान कब दे दोगे, वो कहता है कि आपको सामान जो मिल जाएगा 29 अप्रैल तक मिल जाएगा, 29 मई अप्रैल तक मिल जाएगा, बट वो सामान मुझे मिल रहा है 8 मई को। तो मैंने कहा सर आपने 10 दिन लेट कर दिया, मैं तो नहीं समझता इस सामान को, मेरा कोई काम ही नहीं आना ये सामान, मैं तो इसको वापस दूंगा। तो अब पॉइंट आता है कि वापस समझते हैं इस पॉइंट को कि मैंने सामान परचेज किया, परचेज करने के बाद जो सामान मैंने उससे लिया
उसको मैंने ओपन किया तो उनमें से कुछ सामान ठीक निकला, कुछ सामान खराब निकला, कुछ सामान डिफेक्टिव था, कुछ सैंपल से मैच नहीं खाता, और कुछ जिस टाइम पे उसको देना था मुझे वो उस टाइम पे मुझे दे नहीं रहा। तो अल्टीमेटली मेरे को वो सामान उसको वापस देना पड़ेगा। तो वर्ड आ गया दैट जो सामान अपन ने परचेज किया वो अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली नहीं है, टाइम पीरियड पे नहीं आ पाया, या फिर काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि जो बिल बनाने वाला बंदा है, जब इसने मुझे सामान दिया तो उसने मुझे एक इनवॉइस दिया। इनवॉइस का मीनिंग होता है बिल। बिल जब दिया तो बिल के अंदर कुछ मिस्टेक आ गई। मिस्टेक का मीनिंग होता है बेटा बिल के अंदर टोटल वोटल गलत था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैंने कहा जी मैं सामान भी भेज देता हूँ, आपका बिल आपका प्रॉपर नहीं है, मैं तो नहीं आपसे डीलिंग करता। तो इसका मीनिंग हो गया देयर इज अ परचेज रिटर्न। तो पॉइंट को समझना, मैं एक बार पूरा पॉइंट को वापस रिपीट करता हूँ एक एक वर्ड को। जो ये बंदा यहाँ पर पैसे लगाता है उसको हमने वर्ड बोला कैपिटल। अगर ये बंदा यहाँ से बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उसको बोल दिया था मैंने ड्राइंग। दो बातें क्लियर होगी। फिर थर्ड वर्ड मैंने यूज किया था परचेज। परचेज क्या किया? मैंने कहा गुड्स परचेज किया। इसका मीनिंग है मुझे रीसेल करना है। मैंने एसेट्स परचेज की, इसका मीनिंग है मैंने उसको रीसेल नहीं करना। खरीदने के लिए दो टर्म्स यूज की जाएंगी। परचेज तो गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है, एसेट के लिए भी परचेज वर्ड यूज किया जाता है। तो परचेज क्या कर रहे हो? गुड्स, इसका मतलब रीसेल करना है। परचेज क्या कर रहे हो? एसेट, मतलब बेचना नहीं है, बेनिफिट लेना है। काफी टाइम तक उसका बेनिफिट लेना है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कर लिया ये। अच्छा, जो सामान आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद क्या वो ठीक ही आएगा आपके पास? हो सकता है उनमें से कुछ सामान गलत आ जाए। तो जो सामान आपके पास ठीक नहीं आएगा उसको हम लोग वापस देने के लिए जाएंगे। तो वापस देने के लिए जाएंगे तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो एक वर्ड आपके पास परचेज रिटर्न आपके पास हो जाता है। ये वर्ड यूज किया मैंने, कैपिटल ओवर, ड्राइंग ओवर, परचेज, गुड्स की परचेज कर रहे हैं, समझ नहीं आएगा तो वापस दे देंगे। और ये नेक्स्ट आ गया अपने पास परचेज रिटर्न। बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है अब उसको समझते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स टर्म्स कहाँ यूज होगी, किसको क्रेडिटर्स बोलेंगे? यहाँ से इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा। साथ के साथ आप कॉपी पे नोट करते चलें, इसको नोट्स बना लो प्रॉपर। हाँ जी, अब मैंने परचेज किया, और परचेज किसको किया? गुड्स को परचेज किया। ओके बेटा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल 8 लाख का परचेज किया था, तो मैं 8 लाख ले लेता हूँ। मैंने 8 लाख का गुड्स परचेज किया। हाँ जी, जो मैंने गुड्स परचेज किया उनमें से मेरे पास 6 लाख रुपीज़ ही ऐसे थे जो मैंने पे किए। टोटल बिजनेस में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख में से मैंने 8 लाख का परचेज किया, बट उस 8 लाख के परचेज में से मैंने कुछ परचेज तो ऐसे की जो कैश परचेज थे। यानी जिनसे सामान लेने जाते हैं वो कहते हैं कि पैसे आपके पास हैं कि नहीं है। मैंने कहा पैसे हैं। मैंने कहा अगर पैसे नहीं हो तो बोला सामान नहीं देंगे। इसका मीनिंग है मैंने कुछ सामान ऐसा परचेज किया जो कैश परचेजेस थे। तो 8 लाख रुपए का टोटल मैंने सामान परचेज किया। उस 8 लाख के सामान में से 6 लाख तो मैंने उसको वहीं की वहीं पे कर दिए, हाथों हाथ पे कर दिए, इमीडिएटली पे कर दिए, कैश पेमेंट मैंने उसको कर दी। ओके सर। और 2 लाख रुपए का सामान जिन लोगों से मैंने परचेज किया है वो मेरे को जानते हैं अच्छे से, और मेरे को मेरा बिहेव, मेरी ट्रांजेक्शन्स, मैं पेमेंट बड़े आराम से करता हूँ, जल्दी करता हूँ, तो वो लोग मुझे उधार में भी सामान देते हैं और मेरा पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैंने वो सामान क्रेडिट पे परचेज़ किया। अब ये पेमेंट तो मैंने ऑन द स्पॉट कर ही दी, और वो पेमेंट मेरे को करनी है कुछ टाइम के बाद। ये मेरी परचेज क्रेडिट परचेज है। अगर ये परचेज मेरी क्रेडिट परचेज है तो सर ये पैसे कब दोगे? 2 लाख रुपए का सामान तो अपन ने ले लिया उससे, उसने 2 लाख की गुड्स मुझे दे दी और उसने बोल दिया कि सर पेमेंट कब दोगे? मैंने कहा जी पेमेंट आपको मैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक आऊँगा, तो मैं 2 वीक के बाद आपको पेमेंट दे दूँगा। तो उसने मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। अब 2 हफ्ते खत्म होने का, 2 वीक्स खत्म होने का, दिल्ली फिर जाना मुझे गुड्स परचेज करने के लिए। तो पहले तो मैं पैसे लेके जाऊँगा, तो कुछ सामान तो मुझे ऐसा खरीदना होगा जो कैश में होगा, और जिन लोगों से मैंने सामान उधार में परचेज किया था, जिन्होंने मुझे 2 वीक्स का टाइम दिया था, उसको अकाउंटिंग में वर्ड यूज़ करेंगे क्रेडिटर्स। वो लोग जो मुझे गुड्स देते हैं और पेमेंट मेरे से बाद में मांगते हैं, तो वो लोग मेरे सप्लायर हो गए। ये सप्लायर है मेरे, ये लोग मुझे गुड्स सप्लाई करते हैं बट पैसे मुझसे भी नहीं मांग रहे, तो इसको वर्ड यूज़ किया जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मीनिंग होता है जिनसे हमने गुड्स परचेज कर ली, रीसेल करेंगे हम उस सामान को, बेचेंगे, बट उन लोगों को पेमेंट हम लोग दे के नहीं आया अभी, और वो 2 वीक्स का हमसे उन्होंने उधार का टाइम दे दिया। अब पॉइंट आता है कि 2 वीक्स ख़त्म होने के बाद मैं उनके पास जाऊंगा और मैं उनको 100% पेमेंट दे के आ जाऊंगा।
2 लाख मैंने आपसे सामान खरीदा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, 2 लाख रुपए आपने वापस ले लो। तो इसका मीनिंग है जब मैं 2 लाख की पेमेंट कर दूंगा तो मैं वर्ड यूज़ करूंगा कि मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹2 लाख। ओके सर, तो क्रेडिटर का मीनिंग वो हो गया जिनसे हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं। अगर हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया, जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई दुकानदार है जो जिनसे आप किराने के सामान परचेज करते हो, ग्रोसरी आइटम परचेज करते हो और गली में ही रहता है, तो आप उससे एक खाता खुलवा लेते हो, उसके पास उसको जाके बोलते हो कि अंकल आप हमें सामान दे दो, पैसे हम बात देंगे। तो कहता है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, सामान ले जाओ, पैसे मैं पापा से ले लूँगा आपके। इसका मीनिंग हो गया कि मैंने उससे जो सामान परचेज किया वो मैंने उससे उधार में परचेज किया, दैट इज द क्रेडिटर्स। तो टर्म्स अभी तक की क्लियर होती है। बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, पहला टर्म्स। उसके बाद बिजनेस से जो पैसा इस बंदे ने निकाल लिया उसको बोलेंगे ड्राइंग, 2 टर्म्स हो गया। उसके बाद परचेज, सर परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स। गुड्स का मीनिंग होता है जिसमें हम लोग कारोबार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। गारमेंट्स के लिए गारमेंट्स गुड्स है, स्पेयर पार्ट्स वाले के लिए स्पेयर पार्ट्स गुड्स है, और फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स है। अब गुड्स खरीदी कैसे हम लोगों ने? गुड्स, तो गुड्स खरीदी हमने कैश में, तो इसको बोलेंगे कैश परचेजेस। इसको बोलेंगे हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया तो उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज किया जिनसे, उसके लिए टर्म यूज करेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स। ओके, अगर जो सामान हम लोगों ने खरीदने के बाद बेचना नहीं है वो हमारी एसेट्स बन जाएंगी, एसेट्स बन जाएंगी। ये मेरी पोजीशन में है, इसके होने से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये वर्ड मेरे लिए एसेट्स हो गया। तो अभी तक का वर्ड परचेज क्लियर हो गया। फिर परचेज रिटर्न आपने देखा था कि जिन लोगों से सामान परचेज किया था, अगर डिफेक्टिव सामान दे दिया वापस दे दूंगा, सैंपल से मैच नहीं करता तो वापस दे दूंगा, सामान जिस टाइम पे कहा था मैं दे दूंगा उसके बाद वो मुझे पहुंचाता है तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, वापस दे दूंगा उसको सामान। और बिल में गड़बड़ करता है तो मेरे को उस बंदे से ट्रांजैक्शन करनी नहीं है। बिल बनता है 10,000 रुपये का, पर्ची गलत बना देता है, जोड़ में गलती कर देता है, पता नहीं क्या कुछ मैनिपुलेट कर देता है। अगर इनवॉइस में बिल में गड़बड़ हो जाती है तो सर मैं वापस उसको दे सकता हूँ। ओके सर, तो अभी तक की टर्म्स क्लियर हो जाती है ये सब। अब हमें जल्दी से बता दो सर, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेल, फिर लिखा हुआ है सेल रिटर्न और फिर लिखा हुआ है डेटर, ये 3 टर्म्स लिखी हुई है। अब मैं परचेज को वहाँ से हटाता हूँ और फिर मैं सेल, सेल रिटर्न और डेटर्स की टर्म्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर, ये भी पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है। अब मैं सेल कर रहा हूँ, सेल। अब वर्ड आता है कि सेल, क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? हमारा बिजनेस तो गारमेंट्स का है। अब मैंने कहा जी सेल क्या हम लोग सेल कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी सेल कर रहा हूँ मैं गुड्स को। गुड्स का मीनिंग है मैं गारमेंट्स को, गारमेंट्स में परचेज करता हूँ ये सोच कर कि गारमेंट्स मेरे बिक जाएँ। तो मैंने एक वर्ड तो यूज़ किया कि मैं सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ? सर मैं गारमेंट सेल कर रहा हूँ। और पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर फर्नीचर, वो फर्नीचर बहुत पुराना हो चुका है, मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है, काम नहीं करती, रिपेयर बहुत मांग रही है, तो हो सकता है कि मैं एसेट्स को भी सोल्ड कर दूँ। तो जहाँ पर वर्ड आता है सेल का, तो सेल टर्म्स आते ही 2 बातें आती है। क्या सेल कर रहे हैं हम लोग? गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं या हम लोग एसेट को सोल्ड कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स। गुड्स का मीनिंग आते ही मैंने गुड्स परचेज की थी, मैंने गारमेंट्स परचेज किए थे, वो अपने दुकान पर रखे थे मैंने, और आज मैं बेचने लग जाऊँगा इसको, तो बेचूंगा तो गुड्स मेरे लिए गारमेंट्स। अब मैं गारमेंट्स को सोल्ड करूँगा, और अगर गारमेंट सोल्ड नहीं कर रहा, मेरे पास गारमेंट्स तो सोल्ड हो ही रहे हैं, साथ में कोई फर्नीचर कोई एसी काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा इसको भी कबाड़ के भाव जैसे भी बिकता है उसको बेचो, जो पैसे आते हैं उससे पैसे लेकर नया परचेज कर लो। आज ये चीज़ हमारे यहाँ से काम नहीं कर रही, तो मैं एसेट्स को भी सोल्ड कर रहा हूँ। सेल वर्ड तो एसेट्स सोल्ड कर रहा हूँ, वहाँ भी काम आएगा। जैसे घर में हमारे पास न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम लोग एक दिन ऐसा आता है वो कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर को सेल कर दिया। तो न्यूज़पेपर सेल करने का तो काम नहीं है, बट वहाँ पर वर्ड तो सेल यूज होगा ना। तो या तो हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, या हम लोग एसेट को सोल्ड कर रहे हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग काम नहीं है, ये कभी कभी होता है, 10 साल में 5 साल में कभी कभार हो गया, बट गारमेंट्स को तो मैं डेली करता हूँ। सर समझ आ गया। तो क्या गारमेंट सोल्ड करने हैं प्रॉफिट के साथ? मैंने कहा बिल्कुल प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट का मार्जिन 40% 30%, वो डिपेंड करता है कैसा कस्टमर आता है, उसको हम सोल्ड करेंगे। सोल्ड करेंगे तो यहाँ पर सोल्ड किस किस तरीके से कर सकते हैं? मैंने कहा सेल करने के 2 तरीके हैं। या तो कस्टमर ऐसा आएगा जो मैं जानता तो होऊंगा बट बहुत अच्छे से नहीं जानता, उनको मैंने कैश सेल्स कर दी। इसका मीनिंग है सामान मैंने उनको दिया
उन्होंने मुझे कैश दे दिया, ये कैश आ गया अपने पास और ये मेरी सेल होगी और प्रॉफिट उसी टाइम पर मैंने अर्न कर लिया, रिसीव भी कर लिया, अर्न भी कर लिया। अर्न तो कर ही लिया मैंने, साथ साथ रिसीव भी कर लिया। ओके सर। बट कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो रिलेटिव होते हैं या अच्छे बिजनेसमैन होते हैं जो हमसे बहुत लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो उनके साथ हमारी ट्रांजेक्शन चलती है उधार वाले भी। तो काफ़ी सेल हमारी ऐसी भी होती हैं जो हम लोग भी क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल, तो सेल वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया, बट यहाँ पर जो सेल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं गुड्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया था परचेज, वो गुड्स के लिए था। अब जो लोग मेरे यहाँ से सामान लेके जाते हैं और पैसे देकर नहीं जाते, तो उनको बोलूँगा मैं क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल है तो सर इनसे पैसे लेने हैं। मैंने कहा जी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 वीक का क्रेडिट दे सकता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वीक। 1 वीक के बाद मुझे ये पेमेंट मिलनी चाहिए। वो कहेगा सर हफ्ते में आपको पेमेंट दे देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वीक में पेमेंट मिल जाएगी। और मैंने उसको सामान बेचा तो वो लोग मेरे डेटर बन जाएंगे। डेटर, डेटर का मीनिंग होता है जिनसे हमने पैसे लेने हैं, अमाउंट ड्यू टू डेटर। ये जो डेटर है वो लोग हैं जिनको हमने उधार में सामान बेचा था। क्रेडिटर वर्ड वहाँ यूज़ करना है जब हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं उधार में। हम जब खरीदते हैं तो वो बंदा, सामने वाला बंदा क्रेडिटर बन जाएगा, और जिनको हम लोग उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर का मीनिंग है जिससे मैं पैसे लेने को तैयार हूँ, आई मीन जिसकी तरफ मैंने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर्स का मीनिंग है जिसको मैंने पैसे देने हैं। जिसको मैंने पैसे देने हैं वो मेरी लायबिलिटीज हो जाती है, और जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो मेरी एसेट्स है। मैंने इन लोगों से 3 लाख रुपए लेने हैं, ये मेरे डेटर बन गए। इनसे 3 लाख मैं लूँगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा कि इनसे कलेक्शन कर लूँगा, और कलेक्शन कर लूँगा तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग है डेटर से पैसा आएगा तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स को मुझे पैसा देना पड़ेगा, जब तक नहीं दूंगा तब तक मेरी लायबिलिटीज बनी रहेगी, और जब पे कर दूंगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ आ गया। तो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। डेटर्स का मीनिंग आपको समझ आ गया, जिन लोगों को अपने सामान उधार में दिया वो हमारे लिए डेटर बन जाएंगे। अगला पॉइंट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मीनिंग क्या है? सर अब बात को समझो, जो सामान मैं अपने कस्टमर को सोल्ड करता हूँ, मेरे कस्टमर को सोल्ड करता हूँ, वो कस्टमर वो सामान घर लेके जाते हैं। घर लेकर जाने के बाद वो चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद हो सकता है कि चेकिंग के टाइम पर उनको कोई डिफेक्टिव सामान हाथ में आ जाए, यानी कि जो सामान मैंने बेचा था मैंने तो बेच ही दिया। मैंने कहा बेचो यार, जो सामान होगा अगर ये चेक कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो हमने बेच ही दिया। तो हम अपने यहाँ से कोई सामान टूटा फूटा है, 10 आइटम में 1 आइटम अपने बेच दी। कुछ बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद लिया है, तो खरीदते खरीदते कुछ आइटम में से 1 आइटम अपने बेकार वाले डाल दी उसके अंदर। मैंने कहा पकड़ लेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस दे देगा, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने कोई सामान उसको डिफेक्टिव दे दिया और उसी पकड़ में आ जाता है तो वो भी सामान वापस देना सकता है। क्लियर है? अगर मैंने बिल गलती से ज़्यादा अमाउंट का बना दिया, बना नहीं था, गलती से बन गया, तो वो मुझे वापस दे सकता है। क्लियर है? मैंने कोई सैंपल तो कुछ और दिखा रहा हूँ और दे मैं कुछ और रहा हूँ, तो वो बंदा भी मुझे सामान वापस दे सकता है। इसका मीनिंग है जैसे मैं परचेज किए हुए सामान को वापस दे सकता हूँ, इसी तरीके से कस्टमर भी जो सामान मैंने उनको सेल कर दिया वो भी सामान को मुझे वापस दे सकते हैं। तो 8 टर्म्स मेरे पास आ चुकी है सेल रिटर्न। तो अब बेटा इनको जो वर्ड है, मुझे लगता है रूटीन लाइफ की बात करते हैं। आपने 10th क्लास अभी तक पास कर ली है, रिजल्ट अभी आपका पेंडिंग है, बट 10th क्लास के बच्चे को इतना जरूर पता होता है कि ये टर्म्स उसने सुन रखी होती है। सेल करना, सेल करने के बाद सेल रिटर्न को भी इसने सुना हुआ होता है, परचेज रिटर्न को भी सुना होता है और परचेज को भी सुना होता है। बट उसके लिए आज 11th क्लास में, जब वो 11th क्लास में आ गया तो उस बच्चे के लिए नई बात क्या होगी है? नई बात, पहली बात उसने कैपिटल वर्ड नहीं सुना होता। सेकंड पॉइंट, ड्राइंग के भी बारे में नहीं पता होता उसको। थर्ड, डेटर्स क्या होते हैं नहीं पता, डेटर आज मालूम लग गया उसको क्या होते हैं। और फोर्थ, क्रेडिटर्स का भी नहीं मालूम होता। काफ़ी लोग इसको डेप्टर बोलते हैं, DEBT। नहीं बेटा, बी साइलेंट है, डेटर बोलना है इसको। इसको क्रेडिटर्स बोलना है, इसको डेटर बोलना है, DEBTOR। बट बी को साइलेंट रखेंगे तो डेटर बन जाएगा, तो इसका प्रोनाउंस्ड होगा दैट इज अ डेटर। सर अभी तक का हमें सब कुछ समझ आ गया कि एसेट्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, सेल रिटर्न क्या होती है, डेटर किसको बोला जाता है, क्रेडिटर्स किसको बोला जाएगा। ओके सर, यहाँ तक का हमें समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसको हटा देता हूँ।